हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी 50 प्लस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। चाहे वो यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे वो आर ओ यहाँ से तो 60 मार्क्स का, आर ओ में 60 मार्क्स के हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, सबके लिए रामबाण क्लास होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और आप लोग अपना स्कोर जांचिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन को आपने सही कर देखा है। ठीक है, 50 में आपके कितने क्वेश्चन सही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया, उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग से मतलब कि सामान्य हिंदी है दोस्तों, तो सारे टॉपिक को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है उपसर्ग से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, पढ़ाई, अपनापन या फिर लाभदायक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकार, ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर है उपकार, ऑप्शन ए ही सही है। देखिए, उप प्लस आकार, उप प्लस आकार, आकार में उप जोड़ दिया तो उपसर्ग हो गया। ठीक है, उपसर्ग जोड़कर उपकार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाए। पहले तो वो जातिवाचक संज्ञा थी, उसके बाद भी वो भाववाचक होगी। बताइए इसमें कौन सा है। बुढ़ापा है, अपनापन है, सजावट है, कठोरता है। बताइए क्या है। बुढ़ापा है, अपनापन है, सजावट है या कठोरता। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। क्या, बुढ़ापा ऑप्शन है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है बुढ़ापा को। ओके, देखिए, बूढ़ा व्यक्ति होता ना, तो बूढ़ा जो शब्द था ये जाति था, क्योंकि इंसान हो बूढ़ा हो सकता है, जानवर भी बूढ़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि बूढ़ा नहीं होते हैं। तो जाति है बूढ़ा, है ना। अगर जाति को हम भाववाचक में अगर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा बुढ़ापा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। यहाँ बस इसमें से बताइए कि कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन ए है अल्प विराम, अल्प ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह या फिर पूर्ण विराम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतरण। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अवतरण जो है वो विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम होता है, निर्देशक होता है, पूर्ण विराम। देखिए, हम बता रहे हैं अल्प विराम, ये है अल्प विराम। ठीक है, जो ऐसा रहता है अल्प विराम। उसके बाद में है निर्देशक चिन्ह, निर्देशक और पूर्ण विराम। सॉरी, ये तो क्वेश्चन मार्क है, पूर्ण विराम ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के कितने घटक होते हैं। उद्देश्य और विधेय है, कर्ता और कारक है, कर्ता क्रिया है, या कर्म और क्रिया है, या कर्म और विशेषण है। तो वाक्य के जो घटक होते हैं दोस्तों वो होते हैं, वाक्य के घटक उद्देश्य और विधेय है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के कितने घटक होते हैं, दो होते हैं, एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। इसमें से बताइए कि कौन सा शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। देखिए, दिखावा इसमें तो लगा है, भुलावा इसमें भी लगा है, चढ़ावा इसमें भी लगा है, लेकिन लावा में नहीं लगा है। आवा प्रत्यय लावा में नहीं लगा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लावा। देखिए, दिखावा, आवा, दिख प्लस आवा दिखावा, भूल प्लस आवा भुलावा, चढ़ प्लस आवा चढ़ावा हो गया। ठीक है, लावा में तो आवा प्रत्यय लगा ही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़ की है, चीनी तिब्बती है, भारूपीय है, या फिर ऑस्ट्रिक है। तो जो हिंदी है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारूपीय भाषा परिवार की हमारी जो भाषा है वो हिंदी है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से बताइए कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। कृपा है, कृपा है, कृपा है, या फिर कृप है। बताइए कि शुद्ध वर्तनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कृपा। कृपा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, कृपा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, आप
हमने अभी तक टोटल 7 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और 7 क्वेश्चन में आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सारे टॉपिक को हमने कवर कर रखा है कि नहीं, सारे टॉपिक से हमने क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग क्लास तक बने रहिए और हमने 50+ क्वेश्चन को लेकर आए हैं और आप आंकड़ा लगाकर बताइए कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। पूरी ईमानदारी से बताना, आंसर देकर नहीं, आंसर दिया है विथ आंसर भी हमने दे रखा है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आप सबसे पहले इसको सारे ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद में आंसर बताइए अपने मन से। ठीक है, टीका टिप्पणी नहीं कर, ठीक हो? ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? लो जी बताइए, उपसर्ग देखा, प्रत्यय की बात आ गई, तो निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। तो किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। ना तो सागर में है, नगर में नहीं है, और तो किस में है? जादूगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों जा, का और शा, का रा, का प्लस आ। देखिए, तो ये हो जा प्लस या, ये हो जाएगा ज्ञा। ठीक है, जा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, का जो होता है का प्लस आ, का आधा का होगा, आ का हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृति से, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, या फिर अपभ्रंश संस्कृति से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश संस्कृति से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा का जो जन्म है वो अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो सब लोग जानते हैं स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 25 है। स्पर्श व्यंजन टोटल जो है 25 है। का से माँ तक आप लोग काउंट कर लीजिए, का से माँ तक जितने वर्ण होते हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन है। का से माँ तक सारे व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो देखिए दोस्तों, जो लास्ट के हैं जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, तो जो अंगा है ये कैसा वर्ड है? अंगा ये कैसा वर्ड है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अंगा ये कैसे वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा? इसमें से बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। इसमें चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, या बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो बताइए इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? क्या पूछा गया है? मिश्र वाक्य पूछा गया है। तो बताइए इस सारे ऑप्शन में मिश्र वाक्य कौन सा है? देखिए, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ये तो नहीं है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेताजी भाषण देकर चले गए, ये भी नहीं होगा। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर सरल वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा कैसा वाक्य है? वह कौन सा व्यक्ति है, वाक्य है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिश्र वाक्य है दोस्तों, मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया था? इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अल्प विराम है, अर्ध विराम है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये है पूर्ण विराम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग, इसमें बताइए निर्वाह में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है बताइए? नी है, निरी है, निर है, या फिर नी है? तो निर्वाह में क्या होता है? निर प्लस वाह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, निर होगा। क्या होगा? निर्वाह में जो उपसर्ग लगा है वो क्या है? निर उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए, विकल्प में है, धनिक में है, पुलक में है, या फिर अलग में है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, धनिक में। किसमें?
धन इक में, इक प्रत्यय लगा हुआ है धनिक में। कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प में नहीं लगा है, पुलक अलग नहीं लगा, लेकिन धनिक इक में प्रत्यय लगा है धनिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ में कौन सी संधि है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यथार्थ में कौन सी संधि है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धनिक में यथार्थ में कौन सी संधि है। दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है, या इनमें से कोई नहीं। यथार्थ में कैसी संधि है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि है। कैसी संधि है? दीर्घ संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम तद्भव में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग तद्भव तत्सम एक टॉपिक हम हाँ कल हम क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे तद्भव और तत्सम की, ठीक है। और 50+ क्वेश्चन रहेंगे, ओके। और ये टॉपिक बहुत अपने आप में बहुत अच्छा है, अच्छा क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो है तद्भव और तत्सम के लिए कराएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बताइए कि तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें से बताइए कौन सा शब्द है जो तत्सम है। खेत है, अजीब है, उद्गम है, या फिर कोट है। तो यहाँ पर जो तत्सम है वो है उद्गम। क्या है? उद्गम। उद्गम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? देखिए अगर काल की बात करें तो काल कितने प्रकार के हैं? सब लोग कहेंगे 3 प्रकार के हैं। अच्छा, ये जो 3 प्रकार हैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तो ये सारे कालों के तो भी पार्ट हैं, है ना। इन कालों के भी तो पार्ट हैं भाई, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनके भी पार्ट हैं। तो आप बताइए कि भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। लो जी, अकर्मक सकर्मक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया कौन सी है। चलिए देख लें। तो अकर्मक जो जिसमें कर्म रहित हो अकर्मक है, और जिसमें कर्म सहित हो वो सकर्मक है। भाई आप लोग शब्द से ही समझ जाओ ना कि अकर्मक सकर्मक क्या है। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होता है, जिसमें कर्म जो कर्म रहित होता है वो अकर्मक होता है। तो राम पत्र लिखता है। राम क्या करता है? तो राम जो है पत्र लिखता है। नेक्स्ट है कि मैं बालक को जगवाता हूँ। क्या करता हूँ? मैं बालक को जगवाता हूँ। नेक्स्ट है कि गेहूँ पिस रहा है। मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो देखिए दोस्तों, राम पत्र लिखता है, ये क्या है? राम पत्र लिखता है। मैं बालक को जगवाता हूँ। अकर्मक क्रिया पूछ रही हूँ, सकर्मक नहीं अकर्मक। यहाँ पर पूछा गया अकर्मक, तो अकर्मक बताना है। राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, गेहूँ पिस रहा है। तो क्या गेहूँ क्या कर रहा है? पिस रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गेहूँ पिस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। गेहूँ पिस रहा है अकर्मक है। राम पत्र लिखता है और मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये सारे सकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पर बात करते हैं कि समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा से भी क्वेश्चन है कि कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? सभा है, मिठास है, सोना है, या इनमें से कोई नहीं है। समूह की बात कर रहे हैं, किसकी? समूह की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभा। सभा, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं ना, समूह ग्रुप होते हैं, है ना भाई। सभा है तो सभा में तो ग्रुप होते हैं ना, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है जैसे सभा। मिठास नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। इसमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है, उसका चयन करके बताइए कि अशुद्ध भाग कौन सा। बताइए, फटाफट बताइए। देखिए इसमें है, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर शाप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। तो अशुद्ध भाग, देखिए राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्ष पर साप लौटने लगे, ये अशुद्ध भाग है। वक्ष पर साप लौटने लगे, ये अशुद्ध भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है पूछा गया है ना, नहीं है मतलब कि सही पूछा गया है कि हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। जो सही हलंत संबंधी, जो हलंत जिसमें लगा है, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें हलंत लगा है वो सही है, तो बताइए कौन सा है। भविष्यत है, श्रीमान है, सच्चित है, या फिर बुद्धमान है। तो आप लोग देख सकते हैं भविष्यत भी गलत है, श्रीमान भी गलत है, श्रीमान में यहाँ पर हलंत लगा होता है, सच्चित में भी लगा होता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धमान। ठीक है, बुद्धमान, बुद्धमान सही है, इसमें हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है, बुद्धमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लो जी, तालब शाह कौन सा व्यंजन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तालब शाह कौन सा व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ है, या फिर अस्पर्श है। बताइए।
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसमें व्यंजन है। ठीक है, तीनों शाह हाँ उसमें व्यंजन है तो है संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? छा है, त्रा है, ज्ञा है, श्रा है, अंत्यस्थ है, यारा वाला, या रा लावा, या ला लावा होते हैं, अंत्यस्थ है। स्पर्श में बताते हैं ना 25 होते हैं, काशी माता का स्पर्श व्यंजन हो गए। ऊष्म है, तीनों शाह है, तालब है, मूर्धन्य है, दंती है, और हाँ ये तालब ऊष्म व्यंजन है ना। और अंत्यस्थ व्यंजन है या रा लावा हो गया। संयुक्त व्यंजन है छात्रा ज्ञा श्रा हो जाएगा, और स्पर्श है काशी मातक। मैंने सारी का डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब आप लोग बताइए कि एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है हमारा। आप लोग सपोर्ट तो कीजिए, लाइक तो कर दो सेशन को भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों को भी, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? घोर तप करना है, कठोर परिश्रम करना है, या दृढ़ प्रतिज्ञा करना है, या उद्देश्य को प्राप्त करना है। बताइए समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठोर परिश्रम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में कैसा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? यू, आयु, ची या फिर चिर? शब्द से ही पहचान रहे हैं ना हम लोग। चिरायु में चिर उपसर्ग लगेगा। कैसा? चिर। चिरायु में कौन सा उपसर्ग लगेगा? चिर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या होता है? जस दूल्हा तन बनी बराता, इसका अर्थ क्या होता है? सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, वस्तु सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। बताइए जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या होता है? मतलब कि ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि सभी साथी एक ही जैसे। भाई जस दूल्हा तन बनी बराता, तो इसका अर्थ ये तो होगा कि सभी साथी एक ही जैसे। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बताइए, इसमें पूछा गया है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य बताइए इसमें हो जाएगा दोस्तों, उसने खाना खाया और खाके, उसने खाना खाया और सो गया। संयुक्त वाक्य उसने खाना खाया और सो गया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक में, अपनापन में, उपकार में, या फिर पढ़ाई में? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपकार में। किसमें? उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें? उपकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया कैसा वाक्य है? बताइए भाई, प्रश्नवाचक है, विस्मय बोधक है, इच्छावाचक है, निषेधवाचक है। अरे उसने तो कमाल कर दिया भाई, इसमें क्या हो जा? प्रश्न तो है नहीं, किसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इच्छा, भाई हमारी इच्छा से कोई काम हो रहा है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसमें तो इच्छा नहीं हो रही ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। निषेध, नो। विस्मय, क्या हो जाएगा? विस्मय में बढ़ के अरे, देखो आप बोल कर देखो, अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो ये कैसा वाक्य है? विस्मय बोधक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय बोल रही हूँ, पत्ते नहीं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहा है, आवा है, आव है, या हाव है? तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। उपसर्ग और प्रत्यय से 2-3 क्वेश्चन आपने देखा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहाव में क्या हो जाएगा? बह प्लस आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आव। कैसा प्रत्यय है दोस्तों? आव प्रत्यय लगेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आव प्रत्यय लगेगा बहाव में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला की बात करें तो रूढ़ शब्द है, रूढ़ योग है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो पाठशाला की बात करें तो पाठशाला दोस्तों ये है यौगिक शब्द। कैसा है? यौगिक शब्द। पाठशाला यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने की स्थिति बताता है। क्या? अपादान, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, एग्जाम्पल है अपादान के, है ना। बंदर पेड़ से कूदा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं अपादान के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? से। अपादान कारक की विभक्ति क्या होगा? से लगाओ। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं
कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करो। इसमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है, बताइए, फटाफट पढ़ के बताइए। आंसर मत टिप कर बताओ कि वही हो जाएगा, ठीक है। आंसर मत टिप कर बताओ, ऐसे बताओ, पढ़ के बताओ सारे ऑप्शन। वाक्य के अशुद्ध भाग है का चयन करो। देखो, तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। अशुद्ध भाग है तो तुम्हारी पुस्तक, ये अशुद्ध भाग है ना, इसमें क्या कोई लॉजिक है, तो तुम्हारी पुस्तक, ऐसा कोई होता है। तुम कक्षा में आते हो, ये तो शुद्ध भाग है ना। तुम कक्षा में आते हो, ये शुद्ध है। कोई त्रुटि नहीं, ये भी शुद्ध है। साथ क्यों नहीं लाते, भाई रमा को साथ क्यों नहीं लाते, ये भी शुद्ध भाग हो जाएगा। लेकिन तो तुम्हारी पुस्तक, ये तो कोई सेंटेंस नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो तुम्हारी पुस्तक की ये गलत है, ठीक है। अशुद्ध पूछा गया तो अशुद्ध का शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। पवित्र में प्रयुक्त जो संधि है कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अयादि संधि है। प्लस इत्र, पवित्र, ऑप्शन बी अयादि संधि। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियां हैं। वर्ण संबंधी अशुद्धियों की बात की जा रही है। अनाधिकार है, अनुकूल है, अमरूद है, स्थान है, बताइए। वर्ण संबंधी अशुद्धियां कौन सी है। अनुकूल तो पढ़ा है, अनुकूल तो नहीं सुना मैंने कहीं। आप लोग सुने हैं, आप लोग भी नहीं सुना होगा भाई, मैंने नहीं सुना तो आप कहाँ से सुनेंगे। देखिए, अनधिकार सही है, वर्ण संबंधी ये सही है, शुद्धि है, अशुद्धि नहीं है, यहाँ पर शुद्ध है। अमरूद भी सही है, स्थान सही है, लेकिन अनुकूल नहीं होता है, बल्कि अनुकूल होता है। क्या होता है, अनुकूल होता है दोस्तों, क्या होता है, अनुकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है। तो अशुद्धि का भाव अशुद्धि हो जाएगा, अनुकूल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, कैसा वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, बताइए कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक है, मिश्र है, सरल है, संयुक्त, बताइए क्या है, कैसा वाक्य है। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, ये मिश्र वाक्य है, कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या होता है। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ क्या होता है, जिसके ऊपर बीती वही जानता है। दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है कि जिसके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिसके ऊपर बीती है वही जानता है, जिसके ऊपर बीती है वही जानता है कि उसका दर्द क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, कौन सा विशेषण उपवाक्य है, मैं चाहता हूँ कि आप यही रहें। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। लोग, प्रेस, वर्ग या फिर गण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समूहवाचक पूछा गया ना, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। भाई लोग होता है, लोग में कई सारे लोग होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा, कई सारे लोग रहते हैं। वर्ग की बात करें तो नहीं सॉरी, गण और वर्ग और लोग ये तीनों समूहवाचक के हैं, लेकिन जो प्रेस होता है, प्रेस जो है वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रेस जो है वो सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समूहवाचक प्रत्यय नहीं है तो प्रेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होता है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है, सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर काटाना या फिर सिर चढ़ाना। तो विरोध करना होता है, विरोध करने का मतलब होता है कि सिर उठाना, क्या होता है, सिर उठाना, ये विरोध करना का सही मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। ये चारों ऑप्शन में बताइए कि कौन से ऑप्शन में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। चंद्र बिंदु संबंधी किसमें अशुद्धियां हैं, तो चंद्र बिंदु ऐसे तो होता है ना, चंद्र बिंदु तो ऐसा होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में नहीं लगा है। भाई अंगना में लगा है, ये सही है। दांत में लगा है, ये भी सही है। चांद में लगा है, ये भी सही है। लेकिन पहुँच में नहीं लगा ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट, गलत। ये चंद्र बिंदु संबंधी जो अशुद्धियां है बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतैक में कौन सी संधि है, बताइए मतैक में कौन सी संधि है। देखिए, जिसमें एक पूछ होती है गुण संधि है, जिसमें दो पूछ होती है वृद्ध संधि है। तो यहाँ पे कितनी पूछ है, दो पूछ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध संधि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है। ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन जो है वो किसके प्रकार है। सॉरी मैंने तो बोल दिया, मैंने तो डायरेक्ट आंसर ही बोल दिया। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वर व्यंजन हो जाएगा, ठीक है।
व्यंजन के प्रकार होते हैं, उसमें और संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? राम घर गया उसने माँ को देखा, यहाँ पर संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए संयुक्त वाक्य में और है ना ये सब तथा यथा ये सारे वर्ड लगे होते हैं, तो ये ट्रिक है पहचानने की। तो संयुक्त वाक्य की बात करें तो यहाँ पर राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, ये भी नहीं होगा। संयुक्त वाक्य की बात करें तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है कि उस राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये संयुक्त वाक्य है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करो। तत्सम शब्द बताइए, वर्षा है, आंसू है, हाथी है, बारात है। तत्सम शब्द की बात करें तो वो है दोस्तों ऑप्शन ए वर्षा, वर्षा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? बेइंसाफी में कौन सा शब्द है जो उपसर्ग है? तो बे क्या हो जाएगा? बे उपसर्ग बेइंसाफी में, बे प्लस इंसाफी बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसमें उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है? पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव, किसमें नहीं है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें परा है ना, ओढ़ना में नहीं है। अपवाद है, प्रा उपसर्ग है, इसमें अपवाद अप है, इसमें प्रा है, इसमें परा है, लेकिन ओढ़ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है दोस्तों, ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में कैसा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है पुरोहित में? पुरुष है, पुर है, पुरा है या पुरा है, बताइए। तो पुरोहित में कैसा उपसर्ग है दोस्तों? पुरहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुरहा उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। तो किसमें है? नारी में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या है? नाश कर देना, पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना। तो नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या होता है? नाश कर देना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी भरना। क्या हो जाएगा? पानी भरना। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए हमने यहाँ पर 50+ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जो भी लगा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग सेशन को ना लाइक नहीं करती हो, ये बहुत गंदी बात है। लाइक कर दिया करो, ठीक है? इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, लेकिन आप ना थोड़ा भी नहीं सोचते हो कि लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अपनी बहन का, अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी मानते हो उसका सपोर्ट करना है। आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ ना, आप लोग कुछ भी नहीं करती हो। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिए और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।